तो पिछले एपिसोड में क्वान यू के साथ एक छोटा लड़का भी एंशिएंट स्टार या स्काई रोड के तरफ जाने लगे थे, जिसके बाद अगले सीन में हम सिंगयून और उसके साथ वाले सभी कैंडिडेट को देखते हैं, जिनके सामने मास्टर अब वहां पर आ गया था और वो सबसे पहले इनको यहां तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और फिर कहता है कि जितने भी नए स्टूडेंट ने इसमें इनरोल किया है उन सभी को सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह चीज यहाँ का रूल है और केवल इसी तरीके से तुम 9 हेवनली एकेडमी के मेजर बैटल टीम के लिए सिलेक्ट हो पाओगे। इसीलिए इसके अलावा यहाँ पर इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि अगर तुम इसमें एक बार सिलेक्ट हो गए उसके बाद तुम्हें कोई भी मना नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि बैटल टीम को छोड़ने से पहले बैटल टीम ही तुम्हें अपने टीम से निकाल देंगे। और अगर तुम अपने साथ में ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते तब इसके लिए अगले 10 सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन 5 एम्परर के लेवल में पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें खुद का अपना टॉप बैटल टीम बनाने का परमिशन भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद तुम खुद का टॉप बैटल टीम भी बना सकते हो और इसके अलावा तुम इसके लिए अपने हिसाब से लोगों को भी रिक्रूट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयून इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर हैरान होते हुए सोचने लगता है कि क्या सच में केवल 5 एम्परर रिल्म वाला ही टॉप बैटल टीम को बना सकता है। अब इसके बारे में सोचकर सिंगयून थोड़ा सा परेशान होने लगा था, क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन को यहाँ तक पहुँचाने में काफी टाइम लगने वाला था और इसीलिए वह सोचने लगता है कि पिछली बार उसने जो अपना टीम बनाया था वे लोग इस बैटल टीम को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सिंगयून डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो किसी फेमस और पावरफुल बैटल टीम को ज्वाइन करेगा और फिर उसके नाम का यूज करके वो कुछ टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करेगा, ताकि इस तरीके से वो बाद में अपना खुद का एक टॉप बैटल टीम बना सके। तभी उसके बगल में बैठे हुए कुछ लड़के आपस में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि टॉप 300 वाले जितने भी टीम हैं वे सभी अभी तक भी हजारों सालों से फेमस हैं, इसीलिए अगर उन्होंने किसी को भी एक बार अपने टीम के अंदर रिक्रूट कर लिया तब यह चीज उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है और इस तरह से वो अपने एंसेस्टर का नाम भी रोशन कर पाएगा। तभी एक दूसरा लड़का कहने लगता है कि 30 सुपर बैटल टीम्स के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे टीम तो सच में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और इसीलिए उनको ज्वाइन कर पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जहाँ पर कुछ टीम के लोग आ गए थे जो कि इन सभी को अपने अपने टीम के अंदर रिक्रूट करने का ऑफर देंगे। तभी सिंगयून कहने लगता है कि मेरे साइड ने 1000 प्लेयर बैटल के 3rd राउंड को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई इसे नहीं लेना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इन सभी को अपने अपने टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देने लगे थे, जिसके बारे में सुनकर ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और इस तरह से वो तुरंत ही इनके बैटल टीम को ज्वाइन भी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयून के अलावा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं इन्होंने किसी न किसी बैटल टीम को ज्वाइन कर लिया था, जबकि सिंगयून ने अभी तक किसी भी बैटल टीम को ज्वाइन नहीं किया था। यह देख मास्टर उससे पूछता है कि क्या तुम किसी टॉप या सुपर टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, और इसके बाद वह उसे बताता है कि इसके लिए तुम्हें अंडर 18 होना चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास में निर्वाणा लेवल से ऊपर वाली कल्टीवेशन बेस होनी चाहिए और इसी के साथ तुम्हारे पास में कम से कम 6 रैंक वाली मार्शल आर्ट भी होनी चाहिए, जिसके बाद ही तुम किसी टॉप या फिर सुपर वाले बैटल टीम को ज्वाइन कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वह मास्टर सिंगयून से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डिनरी टीम बचे हुए हैं जो कि 3 दिन के बाद अपने टीम के अंदर लोगों को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और इस तरह से वो सिंगयून से कहता है कि उसके बाद तुम फिर से इसके लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन असल में सिंगयून किसी ऑर्डिनरी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो इस मास्टर को इसके एडवाइस के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयून यहाँ से बाहर आ गया था और कहने लगता है कि उन ऑर्डिनरी टीम के पास में वू हुआंग नहीं होता और इसके अलावा ना ही उनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, जिसके वजह से सिंगयून डिसाइड करता है कि अब उसे किसी दूसरे तरीके के बारे में पता लगाना होगा और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम योयो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस वक्त किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था और वो इसी के बारे में सोच कर यहाँ पर बहुत सारा वाइन पी रहा होता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने अपने पास वाले सारे तकदीर को खो दिया और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर अकेला बचा हुआ हूँ। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की इसके सामने आती है और उससे कहने लगती है कि आखिर तुम इसके बारे में इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, क्योंकि अगर उस साल तुम एम्परर जून के बैटल में इन्वॉल्व नहीं हुए होते तब 9 नेदर और 5 एम्परर उस बैटल में नहीं मारे गए होते। इसके बाद वह योयो से कहती है कि तुम इसी के बारे में सोचकर इतने ज्यादा परेशान हो और इसीलिए तुम यहाँ पर इतने ज्यादा वाइन पी रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की योयो के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसके बाद योयो उसे देख एक बार फिर से वाइन पीता है और फिर उस लड़की से कहता है कि क्या आज तुम फिर से यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो। तब इसके इस बात को
सुनकर वह लड़की तुरंत इसके सामने आकर बैठ जाती है और फिर उससे कहती है कि यो तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास से रिसोर्स को कट ऑफ नहीं किया गया होता तो उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाती। तब इसके इस बात को सुनकर यो उस लड़की से कहता है कि अब तो तुम यंग मास्टर मुंह के हाथों में चली गई हो और क्या मेरी बात पूरी तरह से सही है। तब इसके बारे में सुनते ही वह लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यो से पूछती है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। तब इस पर यो उससे कहता है कि मुझे भी इसके बारे में किसी ने बताया है, लेकिन तुम इस बात को अच्छे से याद रखना कि मेरे होते जीयू टीम को कोई भी अक्वायर नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से आई हो और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम इसी के बारे में बात करने के लिए आई होगी। तब इसकी बात सुनकर वह लड़की यो से कहती है कि अगर अब तुम इसके बारे में जान ही गए हो तो फिर इसके बारे में मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने जीयू टीम को मू डेसेंग के हाथों में बेच दिया तब उसके बाद मैं फिर से तुम्हारे पास में वापस आ जाऊंगी और पूरे 1 साल तक तुम्हारे साथ में रहूंगी। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर यो को इसके ऊपर गुस्सा आने लगा था, जिसे देख वह लड़की उससे कहती है कि मैं निर्वाणा रिल्म के 6 लेवल में हूँ, जबकि तुम्हारे पास में तो निर्वाणा रिल्म की केवल लेवल 3 वाली पावर है। इसीलिए मैं तुमसे पहले ही बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसके बाद तुम्हें पीटने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब इस पर यो उससे कहता है कि अगर जीयू टीम डिसबैंड भी हो गया तो उसके बाद भी मैं उस टीम को मू डेसेंग के हाथों में नहीं बेचूंगा। अब इसके ऐसे बातों को सुनते ही वह लड़की इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यो इस वक्त काफी उदास हो गया था और फिर वो लड़की से कहता है कि मू डेसेंग ने तुम्हें तो मेरे पास से छीन लिया, लेकिन असल में उसे तुम्हें बार्गेन के जैसा यूज नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम कोई चीज नहीं हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो वाइन वाले पॉट को अपने हाथों से ही तोड़ देता है। अब इसे ऐसा करता हुआ देख वह लड़की भी थोड़ी सी हैरान हो गई थी, जिसके बाद यो उससे कहता है मैं भी जानता हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों में जो लग्जरी वाली लाइफ जी है इसके वजह से वह इंसान मुझसे दूर हो गया जो कि मुझे हेवन के जैसे माना करता था, और वो इंसान तो मेरे लिए दुनिया में सबसे बेस्ट था जो कि मुझे ही अपना सब कुछ मानता था। इसके बाद वह उससे कहता है कि मू डेसेंग भी तुम्हें उतना प्यार नहीं करेगा और ना ही खुद तुम भी अपने आप से उतना ज्यादा प्यार कर पाओगी जैसा प्यार कि मैंने तुमसे किया था। अब ऐसी बातों को कहते हुए यो इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया होता है, लेकिन तभी वो लड़की उसके हाथों को अपने पास से हटा देती है और फिर उससे कहती है कि तुम तो इतने सारे लेडीज के साथ में अपने रिलेशन बना चुके हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम प्यार के बारे में मुझसे बात करने के काबिल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की भी काफी उदास हो गई थी और इसके बाद दौड़ते हुए तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यो भी उदास होकर वहीं पर फिर से बैठ गया था और फिर कहने लगता है कि तुमने भी तो इसके बारे में सुना, क्योंकि मैं किसी के भी हाथों जीयू टीम को नहीं बेचना चाहता। इसके बाद वो उससे कहता है कि उसके ग्रैंडफादर 5th रैंक के 2nd हेवन में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो सिंग्यून से बात कर रहा था और सिंग्यून उससे कहता है कि मैं तो जीयू टीम को खरीदना चाहता हूँ और इसीलिए इस बात का उसके ग्रैंडपा से कोई भी लेना देना नहीं है। तब इस पर यो उससे कहता है कि अगर सच में तुम इसे खरीदना चाहते हो तो फिर मैं भी इसे तुम्हारे हाथों बेचने के लिए रेडी हूँ, और अगर तुम इसके लिए मुझे 100 मिलियन दे देते हो तो फिर उसके बाद मैं जीयू टीम को तुम्हें बेच दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर सिंग्यून भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो इसे अपने पास से एक स्टोरेज रिंग दे देता है। लेकिन इसी के साथ सिंग्यून उससे यह भी कहता है कि तुम्हें केवल मनी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरा एम्परर बन जाते हो तब उसके बाद तुम खुद अपना भी टीम बना पाओगे, और इसके अलावा तुम सो कॉल्ड जिस एंसेस्टर लेगेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो इसके बारे में भी तुम ध्यान रख पाओगे। तब इसके बारे में सुनकर यो भी उससे कहता है कि तुम्हारी बात तो पूरी तरह से सही है और मुझे भी ऐसा लगता है कि वैसे ही मैंने 10 साल को वेस्ट कर दिया, क्योंकि इतने टाइम में मैं तो मूसेंग से भी आगे चला गया होता। तब इस पर सिंग्यून उससे समझाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 18 के एज से पहले तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी अनस्टेबल है, और इसीलिए अगर तुम्हारे पिछले 10 सालों वाले लग्जरी वाले लाइफ के बारे में बात किया जाए तब इसके वजह से तुम्हारा फाउंडेशन बिल्कुल सॉलिड हो गया है। जिस पर यो भी उससे कहता है कि तुम्हारी तो यह बात भी पूरी तरह से सही है, लेकिन तुम्हें निर्वाणा रिल्म के लेवल 3 के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लेवल 5 या लेवल 6 से भी कोई डर नहीं है। तब इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि निश्चित रूप से मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूँ वह चीज तुम्हारे लाइफ की 10 साल वाली लग्जरी वाली लाइफ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और सिंग्यून से कहता है कि क्या सच में तुम भी इसी के बारे में सोचते हो। तब इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि विल ही 5 एम्परर्स के पैलेस की चाबी है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुमने इन पिछले 10 सालों में
अपने विल को एक पत्थर के जैसे तराश लिया है। इसीलिए अगर सच में तुम 7 इमोशन और 6 डिजायर को अपने कंट्रोल में कर लेते हो तब इस दुनिया में ऐसी बहुत सी कम चीजें हैं जो कि तुम्हारे दिमाग को हिला पाएंगी। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर योयो भी इसके बारे में सोचने लगा था और कहता है कि वैसे तो ये पिछले 10 साल बहुत ही शानदार गुजरे हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे टाइम के बाद पूरी तरह से खालीपन बना हुआ था। और इसके बाद वो सिंग्यून से कहता है कि मैं भी अब से जीयू टीम का मेंबर हूँ, इसीलिए मैं भी टीम के सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करूंगा। और इसके बाद वो सिंग्यून से पूछता है कि क्या तुम सभी टीम मेंबर को ड्रिंक करने और लड़कियों के साथ मजे करने से रोक दोगे। तब इस पर सिंग्यून कहता है कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम बहुत ज्यादा नहीं पीते और तुम औरतों के साथ में ऑब्सेस नहीं होते तब तक मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब इस पर योयो उससे कहता है कि मैं भी इसमें तुम्हारा पूरा साथ देने के लिए रेडी हूँ। जिस पर सिंग्यून उससे कहता है कि मैं केवल तुम्हारे भरोसे जीयू टीम को फेमस नहीं बना पाऊंगा और इसीलिए अभी भी हमें इस टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत पड़ेगी। तब इस पर योयो उससे कहता है कि मैं भी इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैं भी अब जीयू टीम को बहुत ही फेमस बनाना चाहता हूँ और इसके रैंक को जितना हाई हो सके उतने हाई लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।